हेलो। क्या आप जानते हैं कि हमारा गट यानी कि इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जैसे कि ग्रेलिन जिसको हंगर हार्मोन कहते हैं, लेप्टिन जो एक सटाइटी हार्मोन है, सीरोटोनिन जो एक मूड रेगुलेटर हार्मोन है। जी हाँ, मैं हूँ ज़ुबैर अंसारी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट एजुकेशन 1.0 पर। और हम एक शुरुआत हमने की है एक सीरीज़ की, लेक्चर सीरीज़ की, जिसमें हम फाइनल ईयर ग्रेजुएशन जोलॉजी मुंबई यूनिवर्सिटी के से हमने उसके कुछ यूनिट्स और टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। जैसे यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया एंडोक्राइनोलॉजी, जिसका एक पार्ट आ चुका है, लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, लेक्चर 2 हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और एंडोक्राइनोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जाए और आप वो लेक्चर कंटिन्यू कर सकें और देख सकें। तो आगे बढ़ते शुरू करते हैं टॉपिक हम जो हमने पिछली बार जो हमने यहाँ से कंप्लीट किया था। हमने 10 ऑर्गन्स जो ग्लैंड्स थे उसका ओवरव्यू हमने ख़त्म किया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक, यानी कि जो हमारा हार्मोन क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इतना टॉपिक आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं, जो फोटोज़ मैंने डाला हुआ है, ये है कि ये मान लीजिए कि ये कोई ग्लैंड है। ये ग्लैंड है, हमारे बॉडी में ग्लैंड होते हैं जो ये हार्मोन्स बनाते हैं। तो ग्लैंड्स वो होते हैं जो कोई ना कोई केमिकल मैसेंजर केमिकल सीक्रेट करते हैं और रिलीज़ करते हैं। ठीक है। और मान लो कि ये वो केमिकल्स है, केमिकल मैसेंजर्स है, या मान लो ये हार्मोन्स है। ठीक है। और दूसरा ये जो इमेज है ये रिसेप्टर है। तो एक हार्मोन को काम करने के लिए रिसेप्टर के साथ बाइंड होना पड़ता है। अब हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर सेल पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है। जहाँ पर रिसेप्टर नहीं होगा वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होता है और फंक्शन नहीं करता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको रिसेप्टर चाहिए होता है। रिसेप्टर के पास एक बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे ये हार्मोन्स बाइंड हो जाते हैं और फिर वो सेल में एक्टिविटी करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है। अब ये जो इमेज है इसमें ये जो सेंटर में है ये ग्लैंड है, मान लीजिए ये ग्लैंड है। ठीक है। ग्लैंड के चारों तरफ ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का सप्लाई है और ये ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ब्लड वेसल्स का सप्लाई चाहिए होता है ग्लैंड्स में, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये इसी ब्लड में से, इसी ट्यूब्स के अंदर से, वेसल्स के अंदर से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जब ज़रूरत होती है तब ये रिलीज़ की जाती है। ठीक है। तो हार्मोन्स जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो एंडोक्राइन का मतलब ही वही है कि जो भी हार्मोन्स बनेंगे वो कहीं किसी स्पेसिफिक ट्यूब से नहीं जाएंगे, ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाएंगे और ब्लड के फ्लो के साथ ही अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे। तो मान लीजिए ये वेसल्स है जहाँ पे ये हार्मोन्स घूम रहे हैं, और ये सेल्स है जहाँ पे रिसेप्टर्स सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उनका दो लोकेशन होता है, या तो वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे या फिर वो सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर सरफेस पे है तो सरफेस पे ही वो अटैच हो जाता है हार्मोन आके, और फिर सेल के अंदर चेंजेस करता है और अपना फंक्शन कंप्लीट करता है, जो भी उसका फंक्शन होगा। तो कई सारे हार्मोन्स है, कई सारे फंक्शंस हैं जो हम डिटेल में एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब ये वाली इमेज देखिए, तो यहाँ पे हार्मोन बाइंड हो गया है रिसेप्टर के साथ, और जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। उसको हम HR कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेल के अंदर चेंजेस होते हैं। तो पिछले वाले इमेज में देखिए सेल का किस तरह से शेप है, और इस वाले में देखिए क्या शेप हो गया है। तो ये हार्मोन है जो ये सारा एक्टिविटी चेंजेस सेल के अंदर और फंक्शन जो है सेल के अंदर वो करता है। बॉडी के अंदर चेंजेस ये हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ये एक नॉर्मल हार्मोन है, अभी एक रिसेप्टर है, यहाँ पर एक रिसेप्टर है। ठीक है। और जब किसी सेल में रिसेप्टर में आके जब ये हार्मोन बाइंड हो जाता है और हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो देखिए किस तरह से सेल का जो शेप है चेंज हो गया, एक्टिविटी बढ़ गई है, एनर्जी आ जाती है। जैसे एड्रीनालिन एक हार्मोन है जो एड्रीनालिन रश की वजह से सेल्स में और हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है ना। तो ये हॉर्मोन्स इस तरह से काम करते हैं, बट एक्चुअल जो मैकेनिज़्म है इनका काम करने का वो हम अभी डिटेल में आगे देखेंगे। तो पहले हम हॉर्मोन्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं, जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। ओके। ये वर्ड जो है हार्मोन, ये ग्रीक वर्ड हॉर्माओ, जिसका मीनिंग होता है एक्साइट और अराउज, यहाँ से लिया गया है, ग्रीक लेटर से लिया गया है। तो ये ऑब्वियसली ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये
एक्साइट या किसी ऐसे सिचुएशंस में जब ज़रूरत होती है तो रिलीज़ होते हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन में भी बॉडी एक्साइट हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, तो वो टाइम पे हार्मोन हमको हेल्प करते हैं, है ना। तो ये उसका मीनिंग ये होता है। व्हेन प्रोड्यूस दे आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड। जब प्रोड्यूस होते हैं ये हार्मोन्स, एंडोक्राइन हार्मोन्स, ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब हार्मोन रिलीज करता है तो ब्लड में छोड़ देता है। ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक वो कैरी किए जाते हैं ब्लड के थ्रू। ऑल द डिफरेंट हार्मोन्स कम इनटू कांटेक्ट विद द सेल। अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग सेल के साथ कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन जिस सेल के पास रिसेप्टर होता है, जिस सेल के पास रिसेप्टर होता है, हार्मोन उसी से बाइंड करता है और उसी के साथ रिस्पॉन्स करता है। अदर जिसके पास रिसेप्टर नहीं है उसके साथ वो कोई रिस्पॉन्ड या बाइंड या रिस्पॉन्स नहीं करता है वो, ठीक है। इट एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करता है, ठीक है। ब्रेन से निकलते हैं, पूरे बॉडी में वो सिग्नल्स भेजते हैं, केमिकल मैसेजेस की तरह काम करते हैं और टारगेट सेल्स पे जाके एक्टिविटी भी शो करते हैं, यानी चेंजेस भी शो करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि मोस्ट ऑफ टाइम ये चेंजेस परमानेंट होते हैं जो हार्मोन्स कॉज करते हैं सेल्स में और बॉडी में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि हार्मोन्स के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है कि जैसे कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसके एग्जांपल है थायरोक्सिन, दैट इज डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव होते हैं जो, तो थायरोक्सिन एक एग्जांपल है जो एक थायराइड हार्मोन है जो एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। ऐसे और भी कैटेगरीज होते हैं, जैसे कैटेकोलामाइंस होते हैं, अमाइंस होते हैं, जिसमें एग्जांपल है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रिनालिन भी कहते हैं, एड्रिनालिन या नॉर एड्रिनालिन, ठीक है, ये भी कहते हैं। ये सिंपल हार्मोन्स है और ये अमंग द फर्स्ट टू हैव बीन डिस्कवर्ड, ये पहले ऐसे हार्मोन्स है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, उनमें से ही ये हार्मोन्स आते हैं एड्रेनालिन। बिकॉज एड्रेनालिन का जो रिस्पॉन्स है, एक्शन है, वो तुरंत बॉडी में दिख जाता है, रिलीज होते ही बॉडी में दिख जाता है, एक्स्ट्रा रश एनर्जी। तो कोई ह्यूमन अगर नॉर्मली कोई चीज़ नहीं कर पाता है फिजिकल एफर्ट से, बट एड्रेनालिन रश अगर उसके बॉडी में हो रहा है तो वो कर लेता है। तो ये डिफरेंस पता चल जाता है, इसलिए ह्यूमंस ने, साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले एड्रेनालिन हार्मोन का खोज किया, उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद बाकी और हार्मोन्स के बारे में पता चला कि ग्रोथ हार्मोन भी होता है, दूसरे भी हार्मोन होते हैं जो बॉडी में ग्रोथ में और दूसरे चीज़ें डेवलप करने में हेल्प करते हैं और रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, जिसके एग्जांपल्स है एडीएच जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सब ऐसे चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड यानी कि, और प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से ही बनता है, तो अमाइनो एसिड के रेसिड्यू से, चेन ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से बनते हैं। तो 100 या उससे कम या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का चेन होता है जिससे ये हार्मोन्स बनते हैं। तो उसमें एग्जांपल्स है एडीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, यानी हमारा डीएनए डिसाइड करता है। और ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, ये सारे हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। एडीएच, इसका तो काम ही किडनी से रिलेटेड है, इसलिए ये तो वाटर सोल्यूबल रहता ही है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन सब वाटर सॉल्युबल है। और हमारा डीएनए डिसाइड करता है कि क्या सीक्वेंस रहेगा एमआरएनए का और उससे क्या हार्मोन्स बनेंगे। तो ये हमारा ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसके एग्जांपल है एफएसएच, एलएच, थायरोट्रोपिन एक्सेट्रा। तो ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिसमें प्रोटीन और ग्लूकोज, इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों का कॉन्जुगेशन होता है। प्रोटीन विद ग्लूकोज रेसिड्यूज होते हैं जिससे ये हार्मोन्स बनते हैं। तो उनके एग्जांपल्स ये हैं एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच और थायरोट्रोपिन हार्मोन। इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, फिर कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। दीज आर लिपिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल या लिपिड सिंथेसाइज्ड हार्मोन्स होते हैं, इसलिए इनको स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल से है। नेक्स्ट है फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, इकोसनोइड्स भी कहते हैं इनको, जिसके एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी लिपिड सिंथेसाइज्ड होते हैं और ये फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड के चेन से बनते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के चेन से और फैटी एसिड से डेराइव होते हैं। तो ये कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है हार्मोन्स के, कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हार्मोन्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है
जैसे कि हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज़ होते हैं ब्लड में, सर्कुलेटिंग ब्लड में। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, और ये स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। कैरीड बाय ब्लड टू द टारगेट टिश्यूज़, ब्लड के साथ ही वो टारगेट टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और इसीलिए ये ईजिली कैपिलरी वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन से पास थ्रू हो पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है उसकी। हार्मोन सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, इसीलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में इजीली होता है। व्हेन नॉट इन यूज, डिस्ट्रॉयड और इनएक्टिवेटेड, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हार्मोन अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। फ्यू ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो एक कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। अब कोएंजाइम्स ऐसे होते हैं एंजाइम्स के साथ साथ फंक्शन करने के लिए कभी कभी कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो एंजाइम में कभी कभी ऐसे बाइंडिंग साइट्स होता है कि यहाँ पे तो मेन बाइंडिंग साइट होता है और पीछे की तरफ या उनके पास एक और होता है जो एक कोएंजाइम बाइंडिंग साइट होता है। तो कोएंजाइम की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है किसी एंजाइम को फंक्शन करने के लिए। तो हार्मोन्स कुछ ऐसे हैं जो एक कोएंजाइम की तरह भी काम करते हैं। दे आर नॉट नॉन एंटीजेनिक, हॉर्मोन्स पे एंटीजेंस नहीं होते, तो ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं, यानी किसी का भी हार्मोन किसी के भी बॉडी में अगर डालेंगे तो वो फंक्शन करेगा, वो रिएक्शन नहीं शो करेगा। रिएक्शन कब करता है? जब ह्यूमन बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन आ जाता है, तो एंटीजन नहीं होता है हॉर्मोन्स के ऊपर। ठीक है। तो ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं, याद रखें। इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, हॉर्मोन्स बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक, स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि किसी स्पेशल अलग स्पीशीज पे ही वो हार्मोन फंक्शन करेगा, दूसरे स्पीशीज पे सेम हार्मोन फंक्शन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता है हार्मोन, किसी के भी कोई भी स्पीशीज़ में हो, अगर वो एक्सट्रैक्ट करके हम किसी और स्पीशीज़ में यूज़ करते हैं तो वो हार्मोन काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, अभी पहले क्या होता था, इंसुलिन एनिमल से ही निकाल के इंसानों में यूज़ किया जाता था। तो अगर ऐसा स्पीशीज स्पेसिफिक होता तो इंसुलिन एनिमल में ही काम करता, ह्यूमंस में नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इंसुलिन एनिमल से एक्सट्रैक्ट करके, एनिमल के पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमंस में जब दिया गया तो ह्यूमंस के अंदर भी वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहा था, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कम करने का जो फंक्शन है वो इंसुलिन कर रहा था। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है। एंड इसीलिए वो ह्यूमंस में भी उतना ही इफेक्टिव है, दैट इज़ इक्वली इफेक्टिव इन ह्यूमंस। लास्ट प्रॉपर्टी है हार्मोन का, हाई डिग्री ऑफ टारगेट स्पेसिफिसिटी। तो टारगेट स्पेसिफिसिटी की डिग्री हाई होती है, मतलब कि हार्मोन्स अपने टारगेट सेल्स पे ही फंक्शन करते हैं, कहीं पे भी फंक्शन नहीं करेंगे। जैसे इंसुलिन का अगर काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो वो वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो उनका फंक्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैकेनिज्म समझते हैं अभी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये कई बार। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन जूलॉजी के मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो उसके दो मैकेनिज्म है जो पूछा जाता है, कभी कभी 7 मार्क्स के लिए पूछता है, कभी कभी कम मार्क्स के लिए भी पूछता है। बट ये दोनों भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए। और ये दोनों भी कॉन्सेप्ट इस वाली वीडियो में अभी आप समझ जाएंगे और आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कि मैकेनिज्म क्या है, हार्मोन एक्शन कैसे होता है, हार्मोन कैसे काम करता है, कैसे चेंजेस करता है सेल के अंदर। तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो एंडोक्राइन सेल सीक्रेट करते हैं, ब्लड के थ्रू टारगेट सेल्स पे कैरी किए जाते हैं। पहला स्टेप होता है इट बाइंड्स टू टारगेट रिसेप्टर, टारगेट सेल रिसेप्टर। पहला स्टेप ये है हार्मोन का कि सेल के रिसेप्टर पे हार्मोन जाके बाइंड करता है, बिना बाइंड के वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो उसका मैकेनिज्म यही है कि हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर, और किसी भी सेल के रिसेप्टर पे नहीं, टारगेट सेल के रिसेप्टर पे। हर हार्मोन का अपना एक टारगेट सेल फिक्स है, तो टारगेट पे ही जाके काम करेगा। ठीक है। तो हाईली स्पेसिफिक होता है सेल्स, टारगेट रिसेप्टर और अपने फंक्शन को लेके। सेल्स दैट लैक रिसेप्टर, जिस सेल में रिसेप्टर नहीं होता उस पे वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल के सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, टारगेट सेल मेम्ब्रेन पे, और कुछ रिसेप्टर्स होते हैं दैट इज लोकेटेड इनसाइड द टारगेट सेल, जो सेल के अंदर होते हैं। कि मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, तो सेल के सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं कुछ कुछ के, और कुछ कुछ में, जैसे कि एक सेल है तो सेल के सरफेस में नहीं है, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस के ऊपर है तो न्यूक्लियस के ऊपर हो सकता है, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर पाए जा सकते हैं। तो ये सेल के अंदर भी होते हैं, तो बाहर भी पाए जाते हैं रिसेप्टर और सेल के अंदर भी पाए जाते हैं।
ठीक है। व्हेन हार्मोन बाइंड्स टू रिसेप्टर दे ब्रिंग आउट एक्शन बाय कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ टारगेट टिश्यूज। जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है कंप्लीटली, उसके बाद वो सेल को कंट्रोल करने लगता है, उसकी एक्टिविटीज़ और टिश्यूज़ और सेल्स, जो भी टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल है उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने लग जाता है। तभी तो वो परमानेंट चेंजेस कर पाता है वो हार्मोन सेल्स के अंदर। ठीक है, तो वो फंक्शन इस तरह से करता है, ये उसका मैकेनिज्म है। दे में अल्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर सकता है, या कुछ दूसरे मैकेनिज्म चालू कर सकता है। तो हार्मोन के अंदर इतनी पावर है, इतना पावरफुल हार्मोन होता है कि वो सेल्स के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़, चेंजेस और मैकेनिज्म्स को बंद, चालू या चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी हम मैकेनिज्म अच्छे से समझेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन्स बाइंड्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर सेल के बाहर से बाइंड हो रहा है तो क्या मैकेनिज्म है, और सेल के अंदर से, अंदर वाले रिसेप्टर्स में अगर जाके बाइंड हो रहा है तो क्या मैकेनिज्म है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो दो तरह से होता है। पहला है एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, ये एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है जब सेल के बाहर से अटैच होता है हार्मोन। जैसे मान लीजिए ये रिसेप्टर है, ठीक है, मान लीजिए कि ये रिसेप्टर है और ये समझ लीजिए कि हार्मोन है। तो ये जब ये हार्मोन बाइंड होता है रिसेप्टर में, बाहर से सेल के सरफेस पे रिसेप्टर है, वहाँ बाइंड हो गया, तो ये अंदर चेंजेस करने लग जाता है। तो अंदर क्या चेंजेस करता है वो हम इस वाले प्रोसेस में समझेंगे, एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी में। और जब सेल के अंदर रिसेप्टर जाता है, बाहर रिसेप्टर नहीं है, मान लो कि सेल के अंदर रिसेप्टर है, तो अंदर जब हार्मोन, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, देर आर सम हार्मोन्स जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो सेल के अंदर जब एंटर करता है तो अंदर वो जाके न्यूक्लियस के पास जाके, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है, उसके सीक्वेंस में जाके वो बाइंड हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म अंदर वाला अलग है। तो अंदर वाला जो मैकेनिज्म है वो है एक्टिवेशन ऑफ जीन, एक्टिवेशन ऑफ द जीन। तो ये दोनों मैकेनिज्म समझते हैं एक एक करके। पहले एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी समझते हैं, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ द जीन समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं ये समझने के लिए। साइक्लिक एएमपी याद रहे कि बाहर अटैच होता है, बाहर से रिसेप्टर से, और एक्टिवेशन ऑफ जीन के लिए हार्मोन्स सेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, उसके कुछ हार्मोन्स में ऐसी पावर होती है कि वो सेल के अंदर एंटर कर सकता है, उसके पास वो परमिबिलिटी रहती है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम समझने का ट्राई करते हैं। अभी ये इमेज में देखिए, अभी सेल के मेम्ब्रेन पे, सरफेस पे, यहाँ पे ये रिसेप्टर यहाँ पे है। ठीक है, और ये हमारा हार्मोन है जो ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में दिया हुआ है। तो ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया, अब वो अंदर चेंजेस कर रहा है। तो अंदर यहाँ पे वो साइक्लिक एएमपी जनरेट करता है, फिर वो साइक्लिक एएमपी बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस जनरेट करता है, फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जनरेट करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, अंदर पूरा चेंजेस हो रहा है। जो कौन कॉज कर रहा है, हमारा हार्मोन कॉज कर रहा है, ये कॉज कर रहा है। ठीक है, बाइंड होने के बाद। तो ये जैसे एक एग्जांपल है, जैसे वो एग्जांपल एफएसएच हार्मोन है, तो वो इस तरह से बाइंड हो जाता है सेल सरफेस पे। इसको हम डिटेल में और अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे दिख रहा है, डबल लेयर का लिपिड बायलेयर से बना हुआ। और ये हमारा हार्मोन है जो हमारा फर्स्ट मैसेंजर होता है। हार्मोन जो होते हैं वो फर्स्ट मैसेंजर होते हैं। ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन नॉर्मली सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पाए जाते हैं, फ्रीली भी यहाँ पे पाए जा सकते हैं जी प्रोटीन, और यहाँ पे वॉल से अटैच भी पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये वॉल से अटैच जी प्रोटीन है, तो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। अब क्योंकि हार्मोन अंदर नहीं जा रहा है, वो बाहर से ही अटैच हो रहा है रिसेप्टर के साथ, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और फिर वो अंदर चेंजेस कॉज कर रहा है। वो खुद बिना अंदर गया है लेकिन अंदर चेंजेस कॉज कर रहा है, कुछ और चीज़ें चेंज कर रहा है जिससे फंक्शन होगा। तो ये क्या कर दिया इसने, जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। जी प्रोटीन क्या करता है, एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जो एडिनिल साइक्लेज क्या करता है, फिर सी एएमपी बनाता है, साइक्लिक एएमपी। एडिनिल साइक्लेज बनाता है साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी हमारा होता है सेकेंड मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी जो होता है हमारा, वो होता है सेकेंड मैसेंजर। तो फर्स्ट मैसेंजर हमारा हार्मोन और साइक्लिक एएमपी हमारा सेकेंड मैसेंजर। तो ये इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं और अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ एक रिएक्शन दिया हुआ है कि एडिनिल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट कर रहा है साइक्लिक एएमपी में। ठीक है, जो एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रहता है, बाद में वो दो फॉस्फेट यहाँ पे लूज़ कर देता है। तो मान लो कि ये दो फॉस्फेट यहाँ पे लूज़ हो गए और ये
जिसको इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, और ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट रह गया, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट रह जाता है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि ऐसे वो पेंटोज शुगर रहता है जिसके साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच रहता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और वो 2 लूज़ कर देने के बाद वो मोनोफॉस्फेट बच जाता है, तो साइक्लिक एएमपी यानी मोनोफॉस्फेट बच जाता है। तो ये साइक्लिक एएमपी हमारा सेकेंड मैसेंजर है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। तो एडिनिल साइक्लेज क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, जो एक, और उसके बाद कुछ फॉस्फेट रह जा रहे हैं पायरोफॉस्फेट, इसको पीपीआई कहते हैं, और ये साइक्लिक एएमपी हमारा सेकंड मैसेंजर है। अब साइक्लिक एएमपी क्या करता है, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स वन और मोर प्रोटीन काइनेज। साइक्लिक एएमपी क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। अच्छे से ये समझने की कोशिश करें। पहले क्या हुआ, फर्स्ट मैसेंजर आया जो सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर था उसके साथ बाइंड हुआ और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। उन्होंने फिर जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन ने एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एडिनिल साइक्लेज ने सी एएमपी बनाया, साइक्लिक एएमपी, जो हमारा सेकेंड मैसेंजर है। फिर साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया। फिर उसके बाद ये प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं, ये सेलुलर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं सेलुलर प्रोटीन्स को, यानी कि चेंजेस और फंक्शन एंड में कॉज होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट मैसेंजर, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट्स अदर सेलुलर प्रोटीन्स, और उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो एनर्जी के लिए एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, और जो भी एनर्जी इसमें रिलीज होती है कन्वर्जन में, वो एनर्जी यूज़ होती है यहाँ पे सेलुलर प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट्स करने के लिए, यानी कि फॉस्फेट ऐड करके उसमें एक्टिवेट करने के लिए उसको। ये जो पूरा प्रोसेस है जो साइक्लिक एमपी एक्टिवेट कर रहा है प्रोटीन काइनेज को, फिर प्रोटीन काइनेज सेलुलर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर रहा है, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म। ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म। तो ये पहला मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हार्मोन फंक्शन करता है, चेंजेस करता है, एक्टिवेट करता है सेल्स को, या जो भी अपना काम करता है। सेकेंड जो मेथड है वो है एक्टिवेशन ऑफ जीन। इसमें सेल सरफेस के रिसेप्टर पे नहीं बाइंड होता। देखो यहाँ पे सेल सरफेस पे रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर यहाँ पर अंदर है। तो मान लो ये हमारा प्रोटीन, ये हमारा हार्मोन है, और ये जो बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, वहाँ पे हमारा हार्मोन अटैच हो गया, और अब वो यहाँ पे जेनेटिक में चेंजेस करता है। तो ये सेकेंड मैकेनिज्म है जिसमें वो जीन में चेंज करता है, इसीलिए इस वाले मैकेनिज्म को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ द जीन। तो इसको भी हम अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। सी ये वाला भी इमेज और डायग्राम देखो आप। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं जो डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर सेल के अंदर आ गया, तो ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर में भी आ सकते हैं, और यहाँ पे बाद में न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली न्यूक्लियस में भी आ सकते हैं, और वाया वाया भी आ सकते हैं, पहले साइटोप्लाज्म में आया उसके बाद न्यूक्लियस में आ गए, ऐसे भी आ सकते हैं, बट एंड में यही आना है और फंक्शन यही करना है, क्योंकि जीन एक्टिवेशन करने वाला है अभी ये सेल के अंदर अगर आया है हार्मोन, तो वो जीन एक्टिवेशन मेथड से ही अपना मैकेनिज्म करेगा और अपना फंक्शन करेगा। इट बाइंड्स टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जो रिसेप्टर है, ठीक है, उसके साथ बाइंड करेगा, डीएनए सेगमेंट को एक्टिवेट करेगा, डीएनए के एक सेगमेंट को एक्टिवेट करेगा, और जिस सेगमेंट को वो एक्टिवेट करता है उस सेगमेंट को एक स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए में, ये लास्ट पॉइंट देखिए, स्पेसिफिक रीजन रहता है डीएनए में जिसको वो एक्टिवेट करता है या बाइंड होता है जिसके साथ, उसको कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, HRE, ठीक है, इसको HRE कहते हैं, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, जिस सेगमेंट पे वो बाइंड होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इट टर्न्स ऑन स्पेसिफिक जीन दैट ब्रिंग्स एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल, तो एक स्पेसिफिक जीन को वो टर्न ऑन कर देता है, एक्टिवेट कर देता है जीन को, इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम है जीन एक्टिवेशन या एक्टिवेशन ऑफ जीन्स। तो एक स्पेसिफिक जीन को वो एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो जीन फिर नया कुछ प्रोटीन बनाता है और फंक्शन कंप्लीट होता है हार्मोन का वहाँ पे, और सेल में चेंजेस आ जाते हैं। ईच रिसेप्टर हैज़ अ रीजन ऑफ हार्मोन एंड अदर डीएनए। अभी हर रिसेप्टर के पास दो रीजन होता है बाइंड होने का, जैसे ये रिसेप्टर है मान लो, तो इस रिसेप्टर के बाद एक रीजन होता है जहाँ पे हार्मोन बाइंड होगा, और एक रीजन रहता है जहाँ पे डीएनए का सेगमेंट बाइंड होगा। तो दो रीजन्स होते हैं। जब तक हार्मोन बाइंड नहीं होता ये डीएनए के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। हार्मोन बाइंड होने के बाद, हार्मोन बाइंड हो जाने के बाद वो डीएनए के साथ भी बाइंड हो जाता है, और फिर वो चेंजेस कॉज करता है, जीन को एक्टिवेट करते हैं। तो एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसको वो एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से
वो जो जीन रहता है दैट HRE यानी ह्यूमन, सॉरी नॉट ह्यूमन, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, इट लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन। तो जो जीन रहता है, जो भी डीएनए रहेगा, मान लो ये डीएनए है, इसका ये इतना सा सेगमेंट है जो हमारा HRE है, ठीक है, जो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है। और इतने से सेगमेंट को अगर हम जूम करके बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मान लो कि हमने सेगमेंट्स को जूम किया, तो ये हमारा सेगमेंट है मान लो, ठीक है। इसमें हमारे कुछ एक स्पेसिफिक जीन है जिसको हमारा हार्मोन एक्टिवेट कर रहा है, और ये जीन फिर बनाता है mRNA। तो ये जीन से mRNA बनता है, जो एक प्रोसेस के थ्रू बनता है जिससे कि हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से ये mRNA बनता है, ठीक है। और फिर mRNA से बनते हैं प्रोटीन, mRNA से बनता है प्रोटीन, और ये एक स्टेप के थ्रू होता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं पता है, अच्छे से जानना है, कमेंट में बताइएगा। इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में होगा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में मैं बता दूंगा। तो जब जीन एक्टिवेट हुआ, जीन ने फिर क्या किया, एमआरएनए बनाया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। फिर ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। तो एमआरएनए एक लौता ऐसा मॉलिक्यूल है, स्पेशल मॉलिक्यूल, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए, आरएनए के और भी टाइप्स होते हैं, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। अगर आपको आरएनए के टाइप्स के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए, उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो एमआरएनए न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर वहाँ पे वो इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन। और एमआरएनए को ट्रांसलेशन इनिशिएट करने के लिए राइबोसोम्स चाहिए होते हैं। तो राइबोसोम्स के पास वो जाता है एमआरएनए, और ट्रांसलेशन करता है कंप्लीट, और प्रोटीन बना देता है, ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिल जाते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक RER जिसे हम कहते हैं, ठीक है, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन हुआ राइबोसोम्स के पास जाके, तो नया प्रोटीन बना या नए एंजाइम्स बनते हैं, और हॉर्मोन्स का वहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया, और वो नए प्रोटीन्स और नए एंजाइम फिर कंट्रोल ले लेते हैं सेल का, और वो अपना फंक्शन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म हमने देखा जिससे हॉर्मोन्स काम करते हैं। हमने देखा साइक्लिक AMP वाला एक मैकेनिज्म, और उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ जीन वाला एक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर अभी ये वीडियो ख़त्म होती है, आगे हम टॉपिक और कंटिन्यू करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, क्या फंक्शन है उसका, उस वो कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है, उसका क्या काम है, उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, और कम हो गया तो क्या डिसऑर्डर्स या बीमारी होती है, ज़्यादा हुआ तो क्या डिसऑर्डर्स और बीमारी होती है, और उन डिसीज़ेस के क्या सिम्टम्स वगैरह होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, और फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।